क्लास 12th स्टेट बोर्ड केमिस्ट्री का हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने 3 पार्ट को कंप्लीट किया है। आज हम फोर्थ पार्ट देखने वाले हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हम सोल्यूबिलिटी से स्टार्ट करने वाले हैं। आप टेक्स्ट बुक सामने रखना है आप सबको, और टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 29, आई थिंक 29 ही है, यस, पेज नंबर 29 के ऊपर ये टॉपिक है 2.4। इसके हम आज शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, सेकंड चैप्टर सोल्यूबिलिटी, टॉपिक नंबर 2.4। टॉपिक सोल्यूबिलिटी है, चैप्टर हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आज हम देखने वाले हैं टॉपिक 2.4 सोल्यूबिलिटी, ठीक है। इसके अंदर पार्ट 3 के अंदर हमने ऑलरेडी 2 पॉसिबल क्वेश्चंस की स्टडी की थी। उसके अंदर हमने देखा था कि व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, और व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ये 2 क्वेश्चंस हमने देखे थे। अब इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन पॉसिबल है, ये एक्चुअल में पॉसिबल क्वेश्चन नहीं है, ये ऑलरेडी पिछले पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एक PYQ है, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जैक्टली किस साल पूछा है वो साल मुझे याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आया हुआ है। क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे हिसाब से, अब पार्ट 3 में 2 हो गए, अब इसमें थर्ड, व्हाट इज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी यानी क्या है, ठीक है। तो देखिए, सोल्यूबिलिटी इज द amount of solute present per unit volume of solution is called as solubility of solute, ठीक है ना। सोल्यूबिलिटी किसकी होती है, सोल्यूट की होती है। सोल्यूबिलिटी यानी क्या, डिजोल्व होना। अगर ये हमारा हमने एक बीकर लिया, इसके अंदर हमने ये सॉल्वेंट लिया, समझो हमने वाटर लिया, और इसके अंदर हमने डाल दिया NaCl यानी कि सॉल्ट को डाला। ये सपोज टू भी हमारे सॉल्ट के पार्टिकल्स है, तो ये सॉल्ट हमारा क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। यानी वाटर के अंदर NaCl क्या शो करता है हमको, सोल्यूबिलिटी शो करता है। तो सोल्यूबिलिटी यानी क्या, तो इस 1 लीटर वाटर के अंदर कितना अमाउंट में सोल्यूट है, उसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी, ठीक है। सोल्यूबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इस सोल्यूट का अमाउंट कितना है किसके अंदर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। टोटल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है पर यूनिट, यूनिट का मतलब क्या, एक, यूनिट का मतलब एक, अब वॉल्यूम है तो उसे हम लीटर में लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूं 1 यूनिट मास, तो इसका मतलब होगा 1 किलो। अगर मैं लिखूं 1 यूनिट टाइम, तो इसका मतलब होगा 1 सेकंड। तो उसी तरह से यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम का मतलब होगा 1 लीटर या फिर 1 DM3, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी यानी क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज सोल्यूबिलिटी, तो आंसर क्या लिखना है, इस तरह से आंसर लिखना है, सोल्यूबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट। अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला किस तरह से तैयार होगा, सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू, चलो डेफिनेशन के हिसाब से लिखना है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, पर का मतलब क्या करना है, डिवाइडेड बाय यूनिट, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यूनिट है इसलिए वॉल्यूम कितना रहेगा हमारा, 1 लीटर रहेगा, ठीक है। या फिर ऐसा लिख सकते हैं आप 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना रहेगा, 1 लीटर, सेम मीनिंग है। अब इट इज एक्सप्रेस्ड इन, इट इज एक्सप्रेस्ड इन, अब इसका यूनिट क्या रहेगा, तो देखो अमाउंट ऑफ सोल्यूट,
हमने 11th के अंदर फिजिक्स में भी देखा और केमिस्ट्री में भी हमने देखा, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जैसे कि लेंथ है, मास है, टाइम है, उसके कुछ यूनिट होते हैं ना, जैसे कि टाइम का एसआई यूनिट सेकंड हो गया, फिर लेंथ का एसआई यूनिट मीटर हो गया, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम हो गया। तो वैसे ही कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है, अब सोल्यूट भी हमारा एक टाइप का सब्सटेंस है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है मोल। ठीक है, तो ये यहाँ पे सोल्यूबिलिटी का हम क्या निकाल रहे हैं, एक्चुअल में एसआई यूनिट निकाल रहे हैं। इट का मतलब क्या है, सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी इज एक्सप्रेस इन मोल पर वॉल्यूम, किस में लेना है हमको, लीटर में। तो ये क्या आ गया, मोल पर लीटर। और इसे ही हम कैसा लिख सकते हैं, मोल। अब ये नीचे यल है, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब एक रहता। अगर ये ऊपर चला गया तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल, मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और अगर ये ऊपर चले गया तो ये क्या हो जाएगा, -1। ये डिवीजन में, इधर ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर और मोल पर लीटर, इस तरह से। अब दूसरा क्या चांसेस है, और इट इज एक्सप्रेस इन मोल पर डीएम क्यूब, और इसे ऐसा लिख सकते हैं हम, मोल पर, अब ये डीएम क्यूब, ये जो क्यूब का 3 है ये पॉजिटिव है, डिवाइड के अंदर ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो -3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किस तरह से आया, ये इस तरह से आया, याद रखिए 1 लीटर इज इक्वल टू ऑलवेज 1 डीएम क्यूब होता है, ठीक है। ये कन्वर्जन याद रखना है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज सोल्यूबिलिटी, तो आंसर इस तरह से लिखना है, सोल्यूबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज सोल्यूबिलिटी। फार्मूला इस तरह से आएगा, सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और इट इज एक्सप्रेस इन, या फिर इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ सोल्यूबिलिटी जो है वो मोल पर लीटर है, या फिर हम उसे मोल पर डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक के अंदर देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है 2.4.1। ये हो गया, देखो अब इसके अंदर 2.4 के अंदर सब टॉपिक है 2.4.1, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, यानी किन फैक्टर्स की वजह से किसी भी सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी बढ़ती है या घटती है, ठीक है। देखो उसके अंदर सबसे पहला फैक्टर हमको जो देखना है वो देखना है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स है जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, वो भी क्या करेगा, इस सोल्यूट के सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करेगा। मतलब ऐसा है, जो नेचर सॉल्वेंट का है वही नेचर सोल्यूट का होना चाहिए, जो नेचर सॉल्वेंट का है वही नेचर सोल्यूट का होना चाहिए, वरना क्या होगा, इस सॉल्वेंट के अंदर ये सोल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा। मतलब सॉल्वेंट का और सोल्यूट का नेचर अगर अलग अलग किस्म का है तो सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा सर, ठीक है। अभी देखो जैसे कि मैं लेता हूँ, मैंने लिया समझो वाटर, ओके। अब नेचर मतलब क्या, कैसा होना चाहिए, मैंने लिया वाटर, मेरा ये जो वाटर है ये एक पोलार मॉलिक्यूल है, मेरा वाटर कैसा है, पोलार मॉलिक्यूल है। पोलार मॉलिक्यूल मतलब क्या सर, देखो वाटर का फॉर्मूला है H2O, अगर इस मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो गया तो इस मॉलिक्यूल के टूटने की वजह से हमको 2 आयन मिलते हैं, एक OH माइनस मिलेगा और एक H प्लस मिलेगा। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके टूटने पर हमको 2 आयन्स मिलते हैं, एक अनायन मिलेगा और एक कटायन मिलेगा, मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको कटायन कहना है और जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है उसको हम अनायन कहते हैं, ठीक है।
तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके टूटने पर हमको दो आयंस मिलते हैं, एक कटायन और एक अनायन, इस तरह के मॉलिक्यूल के नेचर को हम क्या कहेंगे, उसका नेचर कैसा है, वो एक पोलर है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा होगा, वाटर पोलर हो गया। इसी तरह से अगर हम सॉल्ट का एग्जांपल ले NaCl, और NaCl अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो इससे हमको दो आयन मिलते हैं, Na+ और Cl-। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, NaCl का ब्रेक डाउन होने के बाद, टूटने के बाद हमको दो आयंस मिले, एक पॉजिटिव कटायन, एक कटायन मिला और एक अनायन मिला। तो ये NaCl भी हमारा कैसा है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो हम सब जानते हैं कि इस वाटर के अंदर ये जो सॉल्ट है ये डिसॉल्व हो जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न ऐसा है कि वाटर भी पोलर है और NaCl भी पोलर है। तो यही इसका मतलब है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर भी इस सोल्यूट की जो सोल्यूबिलिटी है वो अफेक्ट करती है। मतलब सॉल्वेंट का जो नेचर है वही नेचर सोल्यूट का भी होना चाहिए। सॉल्वेंट का नेचर अलग है और सोल्यूट का नेचर अलग है, तो सोल्यूबिलिटी कैसी हो जाएगी, घट जाएगी, यानी वो डिसॉल्व नहीं होगा। सॉल्वेंट का और सोल्यूट का नेचर सेम है, इसका मतलब सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, वो डिसॉल्व हो जाएगा सोल्यूट। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस पे से अब हमने जो सीखा कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि पोलर सोल्यूट, जैसा कि हमारा NaCl पोलर सोल्यूट है, पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। चलो, अब पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। एग्जाम्पल अभी देखा हमने कि NaCl डिसॉल्व्स इन H2O। इसी तरह से अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके ब्रेकडाउन होने पे हमको कटायंस और अनायंस, ऐसे दो आयंस नहीं मिलते, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर कहेंगे। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि नॉन पोलर सोल्यूट्स डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, एग्जाम्पल naphthalene dissolves in बेंजीन। यहाँ पे जो नैफ्थैलिन है, डांबर गोली, कपड़ों में स्मेल नहीं आना इसलिए जो हम इस्तेमाल करते घरों के अंदर, डांबर गोली, उसको बोलते हैं नैफ्थैलिन। तो नैफ्थैलिन जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि वाटर हमारा पोलर है और नैफ्थैलिन जो है हमारा नॉन पोलर कंपाउंड है। तो बेंजीन भी हमारा नॉन पोलर है और नैफ्थैलिन भी हमारा नॉन पोलर है, इसलिए नॉन पोलर क्या होगा, एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो गया, पोलर एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो गया। कभी ऐसा नहीं होगा कि पोलर के अंदर नॉन पोलर डिसॉल्व हो गया, या फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि नॉन पोलर के अंदर पोलर डिसॉल्व हो गया। ठीक है ना। तो नैफ्थैलिन डिसॉल्व्स इन बेंजीन, ये किसका एग्जांपल होगा, नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, इस पे से हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि जो एक जैसे होते हैं वही एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाते हैं, जो एक जैसे होते हैं वही एक दूसरे के अंदर क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इसके ऊपर पॉसिबल क्वेश्चन क्या है, देखो, आपकी टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक ओपन करो। टेक्स्ट बुक ओपन करने के बाद आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आई थिंक पेज नंबर 29 या 30 होगा वो, यस पेज नंबर 29 है। 29 के ऊपर आप देखिए राइट साइड के अंदर कैन यू टेल, वहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो भी एक पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है। चलो, उस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा मैं आपको लिख के देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई नेफ्थैलिन डिसॉल्व्स इन बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 4, वाई नेफ्थैलिन dissolves in benzene। एज ए गिव रीजन बोल के भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि गिव रीजन, वजूहात बताएं, वजह कारण सांगा, नेफ्थैलिन बेंजीन के अंदर डिसॉल्व होता है क्यों। आंसर क्या रहेगा, देखिए
नेफ्थैलिन, अच्छा ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है आई थिंक, और क्वेश्चन है ना आगे। वाई नेफ्थैलिन डिजॉल्व्स इन बेंजीन बट नॉट इन वाटर। देखिए वाई नेफ्थैलिन डिजॉल्व्स इन बेंजीन, यानी नेफ्थैलिन बेंजीन के अंदर तो डिजॉल्व होगा बट नॉट इन वाटर, लेकिन वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता। क्या कारण है इसका? देखिए नेफ्थैलिन dissolves in benzene as we know that, इसका क्या मीनिंग हुआ? नेफ्थैलिन डिजॉल्व इन बेंजीन, यानी नेफ्थैलिन बेंजीन के अंदर डिजॉल्व होता है। एज वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं, हमको पता है, क्या पता है कि नॉन पोलर सोल्यूट्स डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है ना। नेफ्थैलिन बेंजीन के अंदर डिजॉल्व होता है क्योंकि हम जानते हैं कि नॉन पोलर सोल्यूट जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है? डिजॉल्व होता है। नॉन पोलर सोल्यूट डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। हियर नेफ्थैलिन एंड बेंजीन बोथ आर, दोनों ही कैसे? बोथ आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नेफ्थैलिन और बेंजीन यहाँ पर दोनों ही कैसे है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। और हमारा ये कैसा है? वाटर, वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, और वाटर हमारा कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल है। आ गए सब रीज़न समझ में। नेफ्थैलिन बेंजीन के अंदर डिजॉल्व होता है क्योंकि एज यू नो दैट, जैसे कि हमको पता है कि नॉन पोलर सोल्यूट जो है डिजॉल्व होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, और यहाँ पर नेफ्थैलिन और बेंजीन दोनों भी कैसे है? नॉन पोलर है। देखो ना, हेयर नेफ्थैलिन एंड बेंजीन बोथ आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और हमारा वाटर कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल है। इसलिए हेंस naphthalene does not dissolve in water। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर आ गया। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो और इंग्लिश आपकी ज़रा सी अच्छी हो तो आप खुद भी इसका जो है आंसर लिख सकते हैं मन से, नहीं तो ज़रा 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आंसर इसका याद हो जाएगा। इजी चीज़ है, कर लेना है। फॉर्चुनेटली किस्मत से अगर पेपर इजी आ गया, आसान आ गया, तो इस तरह के क्वेश्चन फुकट के मार्क देकर जाने वाले होते हैं, तो इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल क्या है? नॉन पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट का। देखिए अनदर एग्जाम्पल क्या देखे थे हमने? नॉन पोलर सोल्यूट डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये लाइन हमने देखा। इसका अनदर एग्जाम्पल एक है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है, कोलेस्टेरॉल डिजॉल्व्स इन बेंजीन, ठीक है। ये भी हो सकता है, यानी क्वेश्चन अगर ज़रा से चेंज करके दे दो, इस तरह से भी दे सकता है कि वाई कोलेस्टेरॉल डिजॉल्व्स इन बेंजीन बट नॉट इन वाटर, तब भी आंसर वही आएगा। सिर्फ नेफ्थैलिन की जगह पे क्या यूज़ करना है? कोलेस्टेरॉल यूज़ करना है, ठीक है ना। तो क्या चल रहा है हमारा टॉपिक 2.4.1, जिसके अंदर हम पढ़ रहे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सोल्यूबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो उसके अंदर पहला जो फैक्टर था नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है? टेम्परेचर। और देखो टेम्परेचर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आई थिंक इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर इस तरह से कुछ हेडिंग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी क्या करता है, सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करता है। इसे अपने रोज़ के एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। समझो आपको एक ठंडा पानी लेना है और एक गर्म पानी लेना है, ठीक है। नहीं तो आप पहले गर्म पानी लो, उसके अंदर चीनी डालो और देखो, उसको डिज़ोल्व करके देखो, वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी चीनी। और अगर ठंडा पानी लिए हम, उसके अंदर चीनी डालें तो चीनी जल्दी डिज़ोल्व नहीं होती, ठीक है। एक गर्म पानी लो, एक ठंडा पानी लो, दोनों में सेम अमाउंट में चीनी डालो और डिज़ोल्व करके देखो। जो हॉट वाटर है, जो गर्म पानी है, उसके अंदर जो चीनी है, शुगर है हमारा, वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। और ठंडे पानी के अंदर जो है चीनी जल्दी डिज़ोल्व नहीं होती। इससे क्या समझ में आया कि जो हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, यानी टेम्परेचर ज़्यादा होने पर जो सोल्यूबिलिटी है वो भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ये बात हमको समझ में आती है। इससे क्या रिलेशन, इस एग्जाम्पल जो मैंने तुमको दिया, इस एग्जाम्पल से हमको क्या समझ में आता है कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी। मतलब के टेम्परेचर के बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, और टेम्परेचर के घटाने से सोल्यूबिलिटी भी घटेगी, ठीक है। देखो अब यहाँ पर एक ज़रा छोटी सी बात आपको याद रखना है और नोट करना है। अब जैसे कि हम क्या देख रहे हैं, सोल्यूबिलिटी के बारे में ही देख रहे हैं हम इस लेक्चर में। अब ये सोल्यूबिलिटी किसकी होती है, सोल्यूबिलिटी होती है सोल्यूट की, ठीक है ना। हमारे सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। उसके अंदर सॉल्वेंट तो खुद के अंदर डिजोल्व करा लेता है, डिजोल्व होने वाला कौन है, सोल्यूट है। और जो डिजोल्व होने वाला है, सोल्यूबिलिटी हमेशा उसकी होती है, ठीक है। तो आप हम बात कर रहे हैं सोल्यूबिलिटी के बारे में। सोल्यूबिलिटी किसकी है, सोल्यूट की है। अब ये जो हमारा सोल्यूट है, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। ये आई थिंक हमने पार्ट 2 के अंदर देखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है आपको कि सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूट्स increases by increasing the टेम्परेचर। ये बात आपको अच्छी तरह से नोट करना है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको मैं इस तरह से स्टार मार्क करता हूँ, ध्यान दे। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, जो सोल्यूट, सॉलिड और लिक्विड है, जो सोल्यूट हमारे सॉलिड और लिक्विड है, यहाँ पर मैंने गैस नहीं लिखा, ये बात को ध्यान दें आप। तो जो सोल्यूट, जो सॉलिड और लिक्विड है, उनकी ही सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी बढ़ेगी। कब बढ़ेगी, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से सिर्फ सॉलिड और लिक्विड सोल्यूट्स की ही सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। अब गैस के अंदर उल्टा केस होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गई ये बात। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, ये बात सही है। लेकिन किसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, कौन से सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, जो सोल्यूट सॉलिड और लिक्विड होते हैं, उन्हीं सोल्यूट की जो है सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है। गैसेस सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से घटती है, वो उल्टा है। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या नहीं, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो यहाँ तक आ गए। अब देखो, अब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिए वाला है कि टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी को किस तरह से अफेक्ट करता है। ये इंथैल्पी के टर्म्स में हम समझते हैं, ऐसा कुछ बता रहा वो, लेकिन अपन अपने हिसाब से देखेंगे, ठीक है। जो भी वहाँ पे हार्ड लैंग्वेजेस वगैरह यूज़ करे वाले हैं, उसको हम इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। अब ये हमारा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट है। मान लो कि हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये दो टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, और दूसरी हो सकती है इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, देखो, एक्सो का मतलब बाहर, एक्सो का मतलब बाहर, ठीक है, और थर्म का मतलब होता है हीट। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का नाम है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या सीखते हैं हम, सब हीट के बारे में सीखते हैं।
तो ये जो वर्ड है थर्म, इसका मतलब होता हीट। अब वो चाय गर्म रहने का जो कंटेनर आता बॉटल, उसको थर्मास, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ पे थर्म वर्ड आता है उसका मीनिंग होता है हीट। एक तो मतलब बाहर, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट जो है बाहर निकलती है, रिएक्शन होने पर क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, उस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच मतलब जिसके अंदर, द केमिकल रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज, द हीट इज रिलीज यानी बाहर निकलना, ठीक है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या होती है, रिलीज होती है, इज कॉल्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट बाहर निकलती है, उस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। मतलब सर समझो, सोडियम मेटल है, ग्रुप 1 के अंदर पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ते ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 18 ग्रुप है उसके अंदर जो पहला ग्रुप है हेलिना की रब से फरियाद, उसके अंदर देखो हेलिना, ना यानी क्या है, Na यानी सोडियम। तो सोडियम ये जो मेटल है, अगर इसे हम रूम टेम्परेचर पे वैसा पानी के अंदर डाल दे तो एक ब्लास्ट होता है, ठीक है। वहाँ क्यों ब्लास्ट होता है, जैसे सोडियम मेटल एकदम हाईली रिएक्टिव है, वो पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। उसे केरोसिन के अंदर रखा जाता है, लेबोरेटरी के अंदर सोडियम मेटल को हम केरोसिन के अंदर रखते हैं ताकि वो बाहर के एनवायरनमेंट से रिएक्ट करके कहाँ पर भी ब्लास्ट ना कर दे। तो जैसे ही हम पानी के अंदर सोडियम के मेटल को डालते हैं, वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और बहुत अमाउंट में हीट जो है बाहर रिलीज होती है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, सोडियम और पानी के अंदर बीच में एक केमिकल रिएक्शन हुआ, तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, हीट रिलीज हो गई, तो वो रिएक्शन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। चलो अब एंडोथर्मिक क्या मतलब, इंडो इसका उल्टा रहेगा, एंडो मतलब अंदर, द केमिकल रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन विच absorbs the heat is called as an एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसे हीट देने पर वो क्या करेगी, सारी की सारी हीट वो रिएक्शन क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, उस रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके होने पर हीट बाहर नहीं निकलती, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके होने पर हीट बाहर निकलती है वो एक्सोथर्मिक हो गई, और ऐसी रिएक्शन जिसके होने पर हीट बाहर नहीं निकलती उसे हम एंडोथर्मिक कह सकते हैं, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पर क्या है, सपोज टू बी एक कंटेनर है, इसके हमने अंदर ये सॉल्वेंट लिया और ये एक सॉल्यूशन है, समझो सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमारा सॉल्वेंट भी है, सोल्यूट भी है, और अब एक रिएक्शन हो रही है और मैं नीचे से हीट दे रहा हूँ और मैं हीट नहीं भी दिया, तो ये रिएक्शन इस तरह से है, इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, हीट जो है बाहर निकल रही है, वेपर हीट निकल रही है बाहर, ठीक है, ये हीट बाहर निकल रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं नीचे से हीट देते जा रहा हूँ, जितना मैं नीचे से हीट देते जा रहा हूँ उससे ज़्यादा क्या हो रहा है, बाहर से ऊपर से हीट बाहर निकल जा रही है। तो यहाँ पे जो है नीचे से मैं हीट दे रहा हूँ, ऊपर से जो है हीट बाहर निकल जा रही है, उस वजह से ये जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो कैसा हो रहा है, घटते जा रहा है, ठीक है, या फिर जितना का उतना ही रह रहा है। तो जैसा मैं नीचे से हीट दे रहा हूँ तो ऊपर से हीट जो है बाहर निकल जा रही है, इसलिए ये जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। तो अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम हो गया तो हमने क्या देखा था, हमने क्या देखा, हमने देखा कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी, ओके, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर के घटाने पे सोल्यूबिलिटी घटेगी। लेकिन अब इस केस में क्या है, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसे अपन नीचे से हीट दे रहे और ऊपर से हीट बाहर निकल रही, क्योंकि इसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही, ऊपर से हीट बाहर निकलने की वजह से यहाँ पे सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है
वो क्या हो जा रहा, कम हो जा रहा। तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पे सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस। आया समझ में? सोल्यूबिलिटी इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस। अब यहाँ पर देखो, ये एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दो भी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी मान लो केमिकल रिएक्शन हो रही है, मैं नीचे से हीट दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की हीट जो है बाहर नहीं निकल रही। यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, यहाँ पर हीट बाहर निकल रही है। ये क्या है, हीट बाहर निकल रही है। यहाँ पर हीट बाहर नहीं निकल रही, मतलब हम जितनी हीट नीचे से दे रहे हैं, सारी की सारी हीट इसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो केमिकल रिएक्शन क्या कर रही है, सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है ना, हीट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। तो हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर का जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि सोल्यूबिलिटी इन एंडोथर्मिक रिएक्शन solubility in endothermic reaction increases। ओके, ठीक है। तो टोटल 3 फैक्टर से क्या चल रहा है अपना, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर्स है, जिसके अंदर पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, और तीसरा फैक्टर है अपना प्रेशर। तो आई थिंक आधे घंटे के ऊपर हो गया होगा लेक्चर, तो अभी सफिशिएंट है इतना। जो भी रहेगा मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जो थर्ड हमारा फैक्टर बचे वाला है प्रेशर, और उसके ऊपर के पॉसिबल क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर तो कोई पॉसिबल क्वेश्चन नहीं बनता, एक आधी एमसीक्यू में वो या फिर ऐसे ही पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर की एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर सोल्यूबिलिटी क्या होगी, यानी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, कम होगी। ठीक है ना, हीट दे रहे हैं, हीट बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है, इसलिए यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर जो रिएक्शन है उसके अंदर हीट नहीं है, हीट नहीं है, तो टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया। तो टेम्परेचर कम हो गया तो सोल्यूबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, और एंडोथर्मिक के अंदर सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी हमारे टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। एक पॉइंट क्या रह गया था, एक पॉइंट यहाँ पर नोट में लिख देता हूँ मैं। चलो, स्टार्ट में देखे थे हमने, स्टार्ट मतलब ये जब टॉपिक चालू हुआ टेम्परेचर की, टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन किसकी, सॉलिड और लिक्विड सोल्यूट की ही बढ़ेगी। जो गैसियस सोल्यूट होते हैं उसकी नहीं बढ़ेगी, घटेगी। चलो, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर के बढ़ाने से गैसेस की सोल्यूबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी इसको हम कैसे नोट कर सकते हैं, टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी। ओके, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी घटेगी ऑफ गैसेस। समझ में आया? रीज़न क्या है उसके पीछे, रीज़न ऐसा है, समझो ये वाटर है, वाटर के अंदर ये हमारा गैस के पार्टिकल है, जैसे ये गैस के पार्टिकल वाटर के अंदर चले गए, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। समझ में आता है तो समझना है, टेंशन लेना नहीं है इस वाले टॉपिक में, सिर्फ सीधा सीधा याद रख लेना है। ठीक है, फिर भी देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारा वाटर है, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, हमारा नॉर्मल वाटर है, तो जैसे ही गैसेस के मॉलिक्यूल के अंदर, सॉरी वाटर के अंदर जैसे ही गैसेस के मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कि ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है अपनी हीट बाहर
रिलीज़ कर देते और पानी के अंदर क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगी, मिल जाएगी, यानी खुद पानी बन जाएगी। अब जब हम इसे समझो टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो ये फिर से क्या हो जाएंगे, जो कंडेंसेशन होके गैसेस के मॉलिक्यूल्स वाटर में लिक्विड बन जा रहे थे, तो अब वो टेम्परेचर देने की वजह से फिर से गैस बन जाएगा। ये एक रीज़न है उसके पीछे। दूसरा एक रीज़न ऐसा है, जब भी हम गैस को टेम्परेचर देते हैं तो उसके टेम्परेचर देने से गैसेस के मॉलिक्यूल्स के पास जो है काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से अभी डिज़ोल्व होना है इनको तो इधर नीचे आना है, डिज़ोल्व होने के लिए इनको नीचे आना है, लेकिन जैसे ही हम इनको टेम्परेचर देंगे इनके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, ऊपर उड़ जाएंगे। अगर जैसे ऊपर जाएंगे तो फिर सोलिबिलिटी कैसे होगी, सोलिबिलिटी जब वो अंदर डूबेंगे पानी के तब सोलिबिलिटी होगी ना। इसलिए टेम्परेचर के बढ़ाने से गैसेस की सोलिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, और अगर कुछ डाउट है आपको तो ऑलरेडी मैं मेरे पिछले लेक्चर में या यूट्यूब के चैनल के डेटा बायो के अंदर मोबाइल नंबर दिया हुआ हूँ, उस पर आपको व्हाट्सअप करके जो भी डाउट आप बिंदास पूछ सकते टाइम लेके। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए खाली टॉपिक तो सिर्फ उतने टॉपिक से पे मैं अलग से वीडियो बना के आपको सेंड करूँगा। ओके, बिंदास पूछ सकते। ठीक है, हैव अ नाइस डे।